उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में करीब 2-3 रोज से खाद्य के विषय में के ऊपर चर्चा चल रही है। मैं बहुत ध्यानपूर्वक इस चर्चा को सुन रही थी। हमारे खाद्य मंत्री जी ने किस प्रकार से कृषि उत्पादन की समस्या को हल किया जाए, इसके संबंध में चर्चा के लिए यहाँ प्रस्ताव रखा और सुझाव मांगे कि हम किस ढंग से इस स्थिति से मुक्त हो सकते हैं। यह एक सराहनीय कदम है। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ इस देश में वर्षा कम हुई है और अन्न संकट देश पर आ गया है, लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा संकट हमारे सामने सीमाओं पर हमले का बन रहा है। मैं कृषि मंत्री जी से यह जरूर कहना चाहूँगी कि हमारे जवान जिस उत्साह से और हिम्मत से आगे बढ़े हैं, अपने जी जान को झोंक कर जिस तरह से सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रगति पाई है और आगे बढ़े हैं, ठीक उसी तरह से कृषि विभाग को भी मौजूदा स्थिति का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कृषि मंत्री जी और फूड मिनिस्टर को चाहिए कि अपने कृषि के क्षेत्र में जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी प्रांतों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन सबको एकत्रित करके वह उनसे यह प्रतिज्ञा करवाए कि जिस तरह से जवान आगे बढ़े हैं, उसी तरह आज की मौजूदा स्थिति का मुकाबला करने के लिए हमारे कृषि क्षेत्र में प्रत्येक भाग के अधिकारी और कर्मचारी अपने जी जान से जुटेंगे और उत्पादन बढ़ाने के लिए कोशिश करने में पीछे नहीं रहेंगे। यदि वह यह प्रतिज्ञा करे तो हो सकता है कि कृषि क्षेत्र में जो स्थिति पैदा हुई उसका हम मुकाबला कर सकें। उपाध्यक्ष जी, सबसे पहला काम उत्पादन के बढ़ाने का जो है, उसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि कृषि, बिजली और सिंचाई, यह जो 3 विभाग हैं, इनको एक ही मंत्री के पास होना चाहिए, या दूसरे मंत्री के पास भी हो तो उन मंत्रियों की एक जिम्मेदारी हो जाती है कि वह एक दूसरे को सहयोग देकर जल्दी से जल्दी उस योजना को मंजूर करके उस काम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। अगर एक दूसरे विभाग से सहयोग नहीं होता है तो इस क्षेत्र की तरक्की करना हमारे लिए मुश्किल है। मैं चाहती हूँ कि पावर, इरिगेशन और कृषि का जो काम है, यह एक ही मिनिस्टर के पास होना चाहिए, ताकि कागज़ों के आगे जाने में समय कम लगे और देश का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सके। मैं आपका ध्यान अनाज के आयात की तरफ दिलाना चाहती हूँ। अनाज के विदेशों से आयात ने 35 साल के अंदर हमारे काश्तकारों को निरुत्साहित किया है। यह बड़े शर्म की बात है कि बाहर के देशों से अनाज मंगाकर देश के भागों में दे रहे हैं, लेकिन हम अपने कृषकों की मदद करने के लिए खर्च करना आवश्यक नहीं समझते। हमारे प्रांतों में जो सिंचाई की योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, उन्हें पूरा करें, क्योंकि विदेशों से आयात के कारण हमारे देश में अनाज की उपज नहीं बढ़ सकती। सभापति महोदय, मैं कल से बोलने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। आज सौभाग्य से मुझे वह अवसर प्राप्त हो सका है। वैसे मैं कल बोलना चाहता था श्रीमान। कल का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं एक ख़ास पार्टी के संबंध रखता हूँ, और चूँकि कल मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो आज ही, जब देश में भयंकर सूखा पड़ रहा है, तब मैं कुछ उस विषय पर सदन के समक्ष निवेदन कर दूं। संसार में बहुत से कष्ट हैं और उन कष्टों का निराकरण करने के लिए राज्य का निर्माण किया जाता है। उन कष्टों में से भूख को सबसे बड़ा कष्ट माना गया है, और आज हमारा देश सूखे के कारण भूख से मर रहा है। यह रिपोर्ट हमारे सामने है और माननीय मंत्री महोदय के सामने भी होनी चाहिए। वह आज शासन की कुर्सी पर विराजमान है और उन्हें अपना बचाव करना है, और इसलिए मरने वालों के लिए कहकर कि ऐसे चंद लोग ही हैं वह अपना बचाव कर सकते हैं, और वह करें। परंतु देश की इस महान समस्या की तरफ से आंख मूंद लेना, यह कोई अच्छी बात नहीं होगी। जिस समय हमारे हाथ में राज्य नहीं आया था, देश की जनता यह समझती थी और उसको कहा जाता था कि रामराज आ जाएगा। अब रामराज्य का स्वरूप हमारे सामने यह है कि लोगों को पेट भर भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। अनेकों आंकड़े यहाँ पर हमारे सामने रखे गए हैं कि इतने लोग भूख के कारण मर गए। इस प्रकार की घटनाओं का ऐसे कृषि प्रधान देश में
जो देश प्रधानता की ही इस बात की रखता हो कि वह अन्न उत्पादन करता है। वास्तव में बड़े शर्म की बात है। यह देश अन्न और वस्त्र के संबंध में आत्मनिर्भर था। अपने आप की रक्षा करने की ही उसमें सामर्थ्य नहीं थी, वरन दूसरों को खिलाने और दूसरों को बचाने की भी गारंटी यह देश देता था। वह देश स्वतंत्र होने के पश्चात ना तो दूसरों को बचाने की सामर्थ्य रखता है और ना स्वयं को ही अन्न संकट से बचा पा रहा है। इतनी भीषण और भयंकर परिस्थिति इस राष्ट्र में उत्पन्न हो गई है। कल मैं सदन में वैदेशिक नीति पर हुए विवाद को सुन रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारतवर्ष ने मान प्राप्त किया है, और वह इस बात पर किया है कि रूस और अमेरिका दो बड़ी ताकतें हैं, और नंगे, भूखे, पीड़ित, शोषित और शासित जितने राष्ट्र और आदमी हैं, उनके नेता और तीसरी ताकत हम हैं, और इसलिए हमारा मान भी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय दुनिया में शांति की स्थापना करने के लिए और दुनिया में लड़ाई झगड़े रोकने के लिए प्रयत्नशील हैं, और वे उसके कारण बड़ा मान पा रहे हैं। लेकिन घर की हालत क्या है? हम एशिया का संगठन करेंगे, हम संसार का संगठन करेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि घर की चिंता किसको है? इस देश की चिंता कौन करेगा? अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, इस बजट में उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक स्कूल खोले जाएं। इससे मेरा तात्पर्य यह है कि जितने भी स्कूल हैं उनमें ही सभी तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। समय के अनुसार जो परिवर्तन होते रहते हैं, उनकी ओर भी हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। इस समय जो सबसे आवश्यक बात है वह है शिक्षा में मौलिक परिवर्तन किया जाना। हम सब इस समय लोकतंत्र के युग में रह रहे हैं, और यदि लोकतंत्र को सफल बनाना है तो सबसे पहले हमें ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जिन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का अच्छी तरह से ज्ञान हो। महोदय, मैं अपने माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने बजट भाषण दिया है और अपनी नीतियों की घोषणा की है, धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस बजट से निश्चय ही परिवर्तन आएगा, और हमें पूरी आशा ही है कि यह देश को एक नई दिशा प्रदान करेगा। इस बजट भाषण को सुनने से यह पता लगता है कि समाज के सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और मैं समझता हूँ कि इस बजट को तैयार करते समय यह पूरी कोशिश की गई है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरा बल मिल सके। इस बजट में हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए जो कोशिशें की गई हैं, उसमें सिंचाई के साधनों तथा गाँवों में पक्की सड़कें बनाने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, ताकि उनका गांव और खेत से अच्छा और निकट का संबंध बन सके। इसके अतिरिक्त इस बजट में कुटीर उद्योगों और रोजगार के साधनों पर भी विशेष बल दिया गया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। महोदय, इस अवसर पर मैं आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। बहुत से हमारे भाइयों ने कहा है कि वे अपने क्षेत्र की सफाई आदि के कामों में सहयोग ही देंगे। मैं इससे अच्छी तरह परिचित हूँ कि राजनीतिक दल स्वास्थ्य के विषय में ध्यान रखते हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही आवश्यक काम है। इसमें राजनीति का कोई रंग नहीं आना चाहिए, ऐसी मेरी आशा है। मैं निवेदन करूंगा कि सदस्यों की जो समस्याएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए नगर प्रशासन कोई ऐसी नीति बनाने का प्रयत्न करे जिससे नगर निगम से एक सहयोगपूर्ण वातावरण बना रहे, लेकिन इस वातावरण में राजनीति बिल्कुल ना आने पाए। हमारे सामने एक मंजिल हो कि हमें जनता का काम करना है, क्योंकि जनता के लिए हम चुनकर आए हैं। इसमें किसी दल का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। एक और बात की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। बेसहारा महिलाओं के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए, उनको आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हो। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि विकास के लिए जिस मात्रा में पूंजी का निवेश कर रहे हैं, उस मात्रा में हमारे देश में उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। लोग सामान खरीदने की शक्ति तो रखते हैं, लेकिन उसके अनुसार बाजार में सामान नहीं आ रहा है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल इतना कहना ही काफ़ी नहीं होगा कि मूल्यों को कम करने के लिए उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी का भी मतभेद नहीं हो सकता है।
देखने में आता है कि सरकार की नीतियां कीमतों को बढ़ाने में तो सहायक होती हैं, लेकिन उनसे उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है।